सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा ने नमः। न्याय दर्शन के हम चौथे अध्याय के दूसरे आने के दूसरे प्रकरण अवयव अवयवी प्रकरण पर विचार कर रहे थे, जिसमें पूर्व पक्ष के द्वारा उठाए गए आक्षेप का समाधान करते हुए महर्षि ने कुछ कहा था। सूत्र संख्या 11 में पूर्व में अवयव और अवयवी को लेकर के एक बात उठाई गई थी, जिसका समाधान सूत्र संख्या 11 में किया। वह आक्षेप यह था कि अवयवी के संपूर्ण देश में अवयव रहता है या उसके किसी एक देश में अवयव रहता है, और दोनों ही प्रकार से नहीं हो सकता। इसका आक्षेप कार का तात्पर्य था कि वह दोनों ही प्रकार से नहीं हो सकता, यानी कि संपूर्ण अवयवी में अवयव नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के साइज में अंतर है, और एक देश में भी नहीं हो सकता क्योंकि एक देश कहने से अवयव ही सिद्ध होते हैं, न कि अवयवी सिद्ध होता है। तो उसके लिए महर्षि ने कहा सूत्र संख्या 11 में कि एकस्मिन् भेदाभावात् भेद शब्द प्रयोगानुपपत्तेः अप्रश्नः, कि ऐसा प्रश्न आक्षेप आप नहीं उठा सकते हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि हम अवयवी को एक मानते हैं, और जो व्यक्तिगत रूप से एक इकाई होता है उसमें भेद शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। भेद का मतलब संपूर्ण या एक देश, ऐसा नहीं किया जा सकता। ये वहाँ पर किया जा सकता है जहाँ पर एक से अधिक वस्तुएं हैं, वहाँ पर संपूर्ण लोग, संपूर्ण वस्तुएं, ऐसा करके संपूर्ण शब्द का व्यवहार किया जा सकता है। या उसके एक देश, जो व्यक्तिगत रूप से एक वस्तु है उसमें न संपूर्ण शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, न एक देश का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि एक है तो उसमें क्या संपूर्ण कह सकते हैं। एक से अधिक रहे, 10 रहे, तब तो कहा जा सकता है कि भाई 10 का 10 पूरा संपूर्ण 10 व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है, इस प्रकार से कहा जा सकता है। या 2-4 उपस्थित है 10 में से, तो कह सकते हैं कि एक अंश है, 2 है, अभी और बाकी हैं। जो एक ही है व्यक्ति, उसमें क्या कह सकते हैं कि ये संपूर्ण आ गया या चला गया या इसका एक अंश आ रहा है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो अवयवी एक होता है, इसलिए अवयवी एक होने से उसमें संपूर्ण देश या एक देश ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता, ऐसे शब्द का प्रयोग ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब भेदवाचक शब्द हैं। संपूर्ण शब्द भी भेद कर रहा है कि एक एक में अंतर है, भेद है, पृथक पृथक हैं, वो सब मिल करके एक होते हैं, तब जाकर के उसमें संपूर्ण शब्द का प्रयोग होता है या एक देश शब्द का प्रयोग होता है। जब वो व्यक्तिगत रूप में एक है तो उसमें संपूर्ण शब्द का भी प्रयोग नहीं हो सकता और एक शब्द का भी प्रयोग नहीं हो सकता। तो यह जवाब था जो सूत्र संख्या 7 में उठाया गया था पूर्व पक्ष के द्वारा, संपूर्ण देश को लेकर के और एक देश को लेकर के। सूत्र संख्या 8 में पूर्व पक्ष ने एक प्रसंग उठाया था कि चलिए अवयव में, ये अवयवी में अवयव नहीं माने, पर अवयव में अवयवी मान लिया जाए तो भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि अवयव में भी अवयवी नहीं रह सकता। वहाँ भी यही प्रश्न उठता है कि अवयव तो होते हैं अणुपरिमाण, क्योंकि अवयव क्या होंगे, मूल अवयव परमाणु को ही कहा जाएगा। तो वह जो मूल परमाणु होंगे, वह परमाणु का साइज क्या है, अणुपरिमाण कहते हैं उसको, अणुपरिमाण है। और घट कौन सा परिमाण है, जो कार्य द्रव्य है, वो महत् परिमाण है, उसको महत् परिमाण माना जाता है। जो दृष्टिगोचरित हो रही है उसको महत् परिमाण ही माना जाता है। तो एक जगह महत् परिमाण और एक जगह अणुपरिमाण, और
अवयव में अवयवी रहने की जब बात कही जाती है तो मिट्टी में घट या परमाणु में घट ऐसा कहना पड़ेगा, तो ये संभव ही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि परमाणु है अणु परिमाण और अवयवी घटपट आदि है महत परिमाण। अणु में महत कैसे रह सकता है? महत में अणु हो सकता है, लेकिन अणु में महत कैसे समा सकता है? बूंद में सागर नहीं हो सकता, सागर में बूंद हो सकता है। तो अवयव में अवयवी नहीं हो सकता, यह प्रश्न उठाया था पूर्व पक्ष ने सूत्र संख्या 8 में। अब उस आक्षेप का समाधान महर्षि सूत्रकार सूत्र संख्या 12 में कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अवयवांतर भाव्यप्रवृत्ते है अहेतु, कि जो आपने एक बात कही थी भिन्न अवयवों को लेकर के कि ये जो भिन्न भिन्न अवयव हैं इसमें भी नहीं रह सकता अवयवी, अवयव में अवयवी नहीं रह सकता, इस बात को लेकर के ये समाधान है। पहले जो समाधान था वह अवयवी में अवयव नहीं रह सकता, उसका समाधान था। अब यह समाधान दे रहे हैं जो पूर्व में पूर्व पक्ष ने उठाया था कि ये जो भिन्न भिन्न अवयव हैं जो कि अणु परिमाण है सबका, उन अणु परिमाण से युक्त जो अवयव है परमाणु है, उस परमाणु में जो वस्तु है, जो बनी हुई वस्तु है घटपट आदि, वो वस्तु नहीं ठहर सकती। तो यह जो कहना पूर्व पक्ष का है वह कह रहे हैं महर्षि कि अहेतु, ये आपका हेतु ठीक नहीं है, हेत्वाभास है, कहना आपका ठीक नहीं है। क्यों कहना ठीक नहीं है? आप कह रहे हैं कि अवयव में यानी कि परमाणु में घटपट आदि कार्य द्रव्य नहीं रह सकते। कहते कि आपका कथन ठीक नहीं है, रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? करेंगे देखिए, अवयव और अवयवी में संबंध होता है, ये तो संबंध मानना ही पड़ेगा, घट और मिट्टी में संबंध तो मानना ही पड़ेगा। और वह संबंध किस प्रकार का होता है? वह आधाराधेय भाव संबंध होता है। कार्य कारण संबंध होता ही है, लेकिन वह कार्य कारण संबंध किस संबंध पर टिका हुआ है? वह आधाराधेय भाव संबंध पर टिका हुआ है। आधाराधेय भाव संबंध क्या है? जो अवयव हैं, परमाणु हैं, मिट्टी आदि जो अवयव जिसको हम अवयव कहते हैं, मूल में तो परमाणु होगा और कहने के लिए मिट्टी आदि को भी अवयव हम कहते हैं, समझाने के लिए। तो जो मिट्टी अवयव हैं और उसमें घट होने की बात कही जा रही है। क्यों कही जा रही है? यह वास्तविक है। अवयवी में अवयव नहीं होता, यह अमान्य सिद्धांत महर्षि को भी स्वीकार है, परंतु अवयव में अवयवी होता है, यह मान्य सिद्धांत है जो सूत्रकार को अभिमत है, अभिष्ट है उनको, और वह इस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए यह सूत्र दिए हैं कि आपका यह कहना ठीक नहीं है कि अवयव में अवयवी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों होता है? नहीं होता है कि होता है कि तो बात ही नहीं है, होता है, अवयव में अवयवी होता है। उसको समझने के लिए महर्षि कह रहे हैं कि देखिए दोनों में संबंध है और वह संबंध आधार आधेय भाव रूप संबंध है। आधार का मतलब होता है कि वस्तु जिस पर टिकी हुई हो, आधेय का मतलब होता है कि जो आश्रित हो, जो स्वतंत्र न होकर के उस आश्रय को पाकर के वो रहती हुई। जैसे हम बैठे हैं तो ये कुर्सी हमारे आधार होगी और हम आधेय हो गए क्योंकि इस पर हम टिके हुए हैं, बैठे हुए हैं। ऐसे ही हमारा जो आधार हो, जिस पर जो वस्तु टिकी हुई होती है वो आधेय होती है, और जो टिकाने का आधार है, अधिकरण है, वो आधार होता है। अब घट मिट्टी में देखिए, घट मिट्टी पर टिका हुआ है। क्यों टिका हुआ है? क्योंकि मिट्टी को हटा दिया जाए, मिट्टी के जो कण हैं उसको तोड़ फोड़ कर दिया जाए, घट का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। घट का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, परंतु मिट्टी जो आधार है वो नष्ट होगी क्या? वो तो अभी भी वैसे ही है। वो घट के फूट जाने पर भी मिट्टी अपने स्वरूप में वैसे ही है, और घट के साथ भी मिट्टी अपने स्वरूप में ऐसे ही है। इसका मतलब कि मिट्टी के स्वरूप में कोई अंतर नहीं आ रहा है। इसका मतलब मिट्टी आधार है और घट उस पर टिका हुआ है। क्योंकि उसको फोड़ दिया जाए, मिट्टी के अवयवों को बिखरा दिया जाए तो घट का अस्तित्व ही मिट गया। इसका मतलब घट अभी तक तो दिख रहा था, अब क्यों नहीं दिख रहा है?
इसका मतलब कि आधार नष्ट हो गया, उसका आधार को हमने बिखरा दिया, उसमें अंतर हो गया। जैसे धरती में प्रलय हो जाए तो धरती के प्रलय होने से, हलचल होने से उस पर जो रहने वाले सारे के सारे आधे जो प्राणी हैं वो सब प्रभावित होंगे, परंतु उस पर टिके हुए जो आधे प्राणी हैं या वस्तु हैं उसके नष्ट हो जाने पर पृथ्वी पर कोई अंतर नहीं आएगा, पृथ्वी आधार होने के कारण। लेकिन पृथ्वी में यदि कोई हलचल होगा तो सारे आधे वस्तु प्रभावित होंगी। तो यहां पर ऐसे ही देखना चाहिए कि घट प्रभावित हो रहा है, मिट्टी के होने और मिट्टी के स्थिति में अंतर आने से घट प्रभावित हो रहा है। इसका मतलब कि घट आधेय है, मिट्टी आधार है। तो कारण जो होता है वह आधार होता है और कार्य जो होता है वो आधेय होता है। कारण जो होता है वह आश्रय होता है, कार्य जो होता है वो आश्रित होता है। तो इस प्रकार से दोनों में आधाराधेय भाव संबंध कहिए, आश्रय आश्रित भाव संबंध कहिए, एक ही बात है दोनों। तो अब बात साइज वाली आई कि एक घट है, महत् परिमाण वाला है, और उसका परमाणु है या मिट्टी है उसकी अपेक्षा तो कम ही साइज वाला है, तो पूरा का पूरा घट मिट्टी में कैसे समाहित होगा? तब उसके लिए महर्षि ने समाधान दिया कि देखिए, आप क्या समझ रहे हैं कि एक घट एक मिट्टी में टिका हुआ है क्या? ऐसा आप समझ रहे हो क्या? ऐसा समझ रहे हो तो ये मिथ्या समझ रहे हो आप। ऐसा हमारा कथन ही नहीं है कि एक पूरा का पूरा घट एक मिट्टी के कण में या परमाणु में समाहित है, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं। सारे के सारे परमाणु मिलकर के जितने भी उस घट में परमाणु हैं, मिट्टी के कण हैं, उन समस्त परमाणुओं में मिलाकर के वो फैला हुआ है, एक में नहीं फैला हुआ है। एक में फैलेगा तो फिर तो एक एक में एक एक घट मानना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक में फैला हुआ है, एक में भी फैला हुआ है, और एक के साथ साथ सारे परमाणु जितने भी अवयव हैं उसके, जितने भी मिट्टी के कण हैं, उन समस्त मिट्टी के परमाणु में एक साथ फैला हुआ है, किसी एक में नहीं या किसी एक देश में नहीं। संपूर्ण मिट्टी के अवयव जितने हैं, परमाणु हैं जितने, उन सब में घट फैला हुआ है। घट अवयवी होता है, घट कार्य द्रव्य है, इसलिए घट को अवयवी कहा जाता है। तो वह अवयवी द्रव्य जो घट है वह संपूर्ण अवयव मिट्टी के परमाणु में फैला हुआ है। और समस्त मिट्टी के परमाणु जब एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, तो कौन सा परिमाण आएगा उसमें? महत् ही परिमाण आएगा। तो महत् में महत् रह जाएगा, क्या समस्या है? समस्या तो तब है कि अणु में महत् नहीं हो सकता। महत् में महत् बराबर की बात है तो हो ही सकता है ना। तो इसलिए एक परमाणु में अवयवी द्रव्य की रहने की बात नहीं कही गई है, संपूर्ण अवयवों में अवयवी व्याप्त रहता है, ऐसा मत है। और यह मत तो ठीक ही है कि पूरा तंतु में वस्त्र फैला हुआ है, एक तंतु में वस्त्र नहीं है, एक तंतु के साथ साथ सारे तंतुओं में एक साथ वस्त्र फैला हुआ है। इस कारण से तंतु में वस्त्र रहता है, तंतु वस्त्र का आधार है और वस्त्र आधेय है। इसी प्रकार से कोई भी वस्तु में हम देख सकते हैं। तो यहां पर समस्या नहीं है, इसलिए आपका कहना यह साइज वाली बात को लेकर के ठीक नहीं है। और फिर उसके आलम्बन लेकर के और भी कुछ बातें कही गई थी कि बहुत तो हो जाएगा, एक एक परमाणु में एक एक अवयवी मानेंगे तो बहुत सारे हो जाएगा। कह कि एक ही में थोड़े मान रहे हैं, हम तो सारे में, सारे को मिलाकर के मान रहे हैं, एक में नहीं। सारे परमाणु को मिलाकर के हम अवयवी को मान रहे हैं कि उन सब में अवयवी व्याप्त हैं। सबको इकट्ठा किया और इकट्ठे रूप से सब में व्याप्त है, तो एक एक अवयवी मानने का कोई प्रसंग ही नहीं है, अवयवी के बहुत तो होने का कोई प्रसंग ही नहीं है। जब सब हम मिलाकर एक कर दिए, सारे परमाणु को इकट्ठा घेरा हुआ है वो घटपट आदि कार्य द्रव्य, ऐसा जब हम कह दिए, तब बहुत तो होने का कोई प्रसंग ही नहीं है।
हम बिखरे हुए थोड़े मान रहे हैं कि एक परमाणु बिखरा हुआ है उसमें घट है, फिर एक दूसरा परमाणु बिखरा हुआ है इसमें अलग घट है, ऐसा हम थोड़े मान रहे हैं। सबको समूह में, सबको एक संघात में ले करके तब हम कह रहे हैं कि उन सब में घट व्याप्त है। तो इस प्रकार से जब हम कहते हैं तो उसमें बहुत्व का दोष भी नहीं आता है, अवयवी के बहुत्व होने का, और यह भी दोष नहीं आता है कि अवयवी दृष्टिगोचरित नहीं होगा, क्योंकि अवयव में अवयवी मानेंगे तो अवयव तो सूक्ष्म होता है, इस कारण से अवयवी भी सूक्ष्म हो जाएगा, वो भी दिखेगा नहीं। करे कि नहीं, हम एक में नहीं मान रहे हैं, हम सबको इकट्ठा मान रहे हैं। जिस प्रकार से मिट्टी के एक एक कण होते हैं, जैसे फर्श पर धूल के कण रहते हैं दिखाई नहीं देते, जब झाड़ू लगाते हैं तो सब इकट्ठा होकर के दृष्टिगोचरित होने लगते हैं। तो हम अलग अलग पृथक पृथक रूप में परमाणु को दृष्टिगोचरित नहीं मानते, परंतु जब संघात रूप में वो आता है, इकट्ठा होता है, सब एक हो जाते हैं, तब जाकर के वो दृष्टिगोचरित होते हैं। इसमें तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि एक एक अलग अलग परमाणु में एक एक अवयवी रहता है, ऐसा हमारा कथन नहीं है। ऐसा जो आपने कथन समझा वो सर्वथा ही मिथ्या समझा है। हम संपूर्ण अवयव को मिला करके तब उसमें अवयवी को हम व्याप्त करते हैं, तब उसमें अवयवी टिकता है, ऐसा हमारा मत है, ऐसा हमारा कथन है। इसलिए आपका जो उठाया हुआ पक्ष था कि अवयव में अवयवी नहीं रह सकता, परिमाण में अंतर हो सकता है, या और भी जो कुछ आपने प्रश्न उठाए थे वो सब खंडनीय है, वो कहना आपका ठीक नहीं है। इसीलिए महर्षि ने कहा कि अवयवांतर भाव्यप्रवृत्ते है अहेतु। ये जो आपने अवयवांतर को लेकर के भिन्न भिन्न अवयवों में किस प्रकार से वो टिकेंगे, साइज का भेद है, तो ये कह रहे हैं कि ये अहेतु है, ये आपका कहना ठीक नहीं है। हम एक एक में नहीं मानते, हम पूरा का पूरा इकट्ठा सारे अवयव में अवयवी को मानते हैं, और वो एक है, उसमें बहुत्व का दोष भी नहीं आएगा और न देखने वाले भी बात नहीं आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से मिट्टी के कण, धूल के कण फर्श पर हम इकट्ठा कर देते हैं तो देखने दृष्टिगोचरित होने लगता है, ऐसे दिखाई नहीं देता है कि इस पर धूल है। तो ऐसे ही ये सारे के सारे दोष का निराकरण हो जाता है। तो इस प्रकार से महर्षि ने यहाँ पर समाधान किया कि अवयवी में अवयव रहता है, इस बात को लेकर के खंडन किया, और अवयव में अवयवी रहता है, इस बात का समर्थन किया कि अवयव में अवयवी रहता है, हम ऐसा ही मानते हैं। मिट्टी में घट रहता है, घट में मिट्टी नहीं रहता, क्योंकि घट से अतिरिक्त भी मिट्टी रहती है। तो इस प्रकार से कहा। अब यहाँ पर एक बात पूर्व पक्ष कह रहा है। क्या कह रहा है? पूर्व पक्ष मानने को तैयार नहीं है अभी कि कोई एक अवयवों से भिन्न अवयवी होता है, ऐसा मानने के पक्ष में नहीं है। वो बार बार यही कहना चाहता है कि बिना अवयवी को माने भी काम चल सकता है, ये दिखाने के प्रयास में वो लगा हुआ है। उसी के लिए सूत्र संख्या 13 में कह रहा है कि केश समूह है तैमिरिकोपलब्धिवत तदुपलब्धि। कह रहे हैं कि केश समूह, केश के समूह में तैमिरिक बोलते हैं जो रतौंधी होती है, आँख से कम दिखाई देता है, शाम होते ही अंधेरा हो जाता है जिसके लिए, ऐसे को तैमिरिक रोग से ग्रसित व्यक्ति बोला जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो जिसको रतौंधी होती है तो उसको अभी शाम के वक्त में भी जो जिसमें हम देख सकते हैं उसमें भी उसको दिखाई देना बंद हो जाता है या बहुत कम दिखाई देता है। तो उसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति को केश समूह है, ये जो केश हैं, बाल हैं हमारे, इस बाल के समूह को दूर से देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई काला चीज एक रखी हुई है उसके सर पर। अलग अलग बाल नहीं दिखते उसको, जैसे एक निश्चित दूरी पर हम अलग अलग बाल को देखते हैं कि एक अलग अलग केश हैं, अपने आप में एक अलग अलग हैं। परंतु तैमिरिक व्यक्ति के लिए, रतौंधी से ग्रस्त व्यक्ति है, उसके लिए तो अलग नहीं दिखते, एक एक बाल अलग अलग नहीं दिखते, अभी तो सबको इकट्ठा देखता है, एक समूह के रूप में देखता है, और समूह के रूप में देखता है तो उसको एक दिखाई देता है।
तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो तैमरिक को एक दिखाई दे रहा है, समूह नहीं दिखाई दे, यानी कि अलग अलग नहीं दिखाई दे रहा है, इकट्ठा एक ही वस्तु दिखाई दे रही है। ऐसे ही आपको भी ये पूरा जगत परमाणु का समुदाय है। पूरा जगत परमाणु ही परमाणु है, अलग अलग बिखरे पड़े हैं और उसका संगठन मात्र है, लेकिन आपको अलग दिखने के नगर आपको अवयवी दिखाई दे रहा है। यानी कि ये आक्षेप उठा रहा है कि आप की दृष्टि दोष है। यही कहने का तात्पर्य है पूर्व पक्ष का कि जिस प्रकार से तैमरिक को अलग अलग परमाणु नहीं दिखाई देता, अलग अलग केस दिखाई नहीं देते और एक ही वस्तु दिखाई देती है, उसको काली सी कुछ रखी हुई उसके सर के ऊपर, ऐसे ही आपको यथार्थ नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि यथार्थ में क्या है, पूरा जगत परमाणु ही परमाणु है, लेकिन वो परमाणु आपको बिलक बिलक न दिखाई दे करके समूह रूप में एक अवयवी दिखाई दे रहा है। और यह दिखाई देना कैसा है, मिथ्या है, भ्रम है, दृष्टि दोष है, जो भी कहिए। तो दृष्टि दोष का शिकार बना दिया पूर्व पक्ष ने महर्षि को ही कि आपके दृष्टि में दोष है, आप ठीक ठीक नहीं देख पा रहे, मिथ्या देख रहे हैं। तब महर्षि सूत्रकार समाधान दे रहे हैं। सूत्र संख्या 14 में कह रहे हैं कि स्वविषयानतिक्रमेण इंद्रियस्य पटुमंद भावाद विषय ग्रहणस्य तथा भावना विषय प्रवृत्ति। कह रहे हैं कि देखिए, बात यहाँ पर रतौंधी वाली नहीं है, दृष्टि दोष हमें नहीं है। और जो आप दृष्टांत दे रहे हो वो दृष्टांत यहाँ पर सार्थक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि वहां जो आप रतौंधी वाले दृष्टांत दे रहे हो वहां पर तो स्व-विषय अनतिक्रमेण इंद्रियस्य, इंद्रियां वहां पर अपने विषय का अतिक्रमण नहीं कर रही है, चाहे वह रतौंधी वाले व्यक्ति की इंद्रियां हो, चाहे जिसको रतौंधी नहीं है, जिसकी इंद्रियां ठीक है, उसकी बात है। दोनों ही रूप को देख रहा है। रतौंधी वाला व्यक्ति भी आंख से उस वस्तु को देख रहा है, यानी कि रूप को देख रहा है ना, काली वस्तु दिखाई दे रही है दूर से, भले ही केस बिखरे बिखरे अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं, परंतु एक कोई काली सी वस्तु तो दिखाई देती है उसको। और जिसकी आंख ठीक है उसको अलग अलग भी दिखाई देते हैं, तो उसको भी दिखाई देता है। लेकिन अंतर बस इतना है वहां पर कि एक की इंद्रिय पटु है और एक की इंद्रिय मंद है। पटु का मतलब कि समर्थ है, सक्षम है इंद्रिया देखने में, तो उसको अलग अलग केस दिखाई देते हैं। परंतु जिसकी इंद्रिया समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है ठीक ठीक देखने में, तो उसको थोड़ा मंद दिखाई देता है। और मंदता के कारण वहां पर वो वस्तु पृथक पृथक न देखने में आ रही हो, परंतु दिखाई तो दे रही है ना। यानी कि वहां पर दोनों ही दृष्टांत में, चाहे रतौंधी वाली बात है, दृष्टि दोष वाली बात है, उस व्यक्ति को भी आंख से रूप ही दिखाई देता है, और जिसकी आंख ठीक है उसके भी आंख से रूप ही दिखाई देता है। अंतर बस इतना होता है कि एक को स्पष्ट दिखाई देता है, एक को अस्पष्ट दिखाई देता है। दिखाई दोनों को देता है, परंतु जो परमाणु वाली बात कह रहे हो ये तो दोनों ही अलग है। यहां पर तो जो इंद्रिय अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर पा रही है उसको आप ग्रहणीय बता रहे हो। यानी कि परमाणु जो सर्वथा इंद्रियों से अग्राह्य है और उसको आप कह रहे हो कि देखो पूरा जगत परमाणु है। ये तो ऐसा ही बात है जैसे किसी को कह दिया जाए कि आंख से गंध उसको दिखाई दे रहा है, गंध उसको सूंघने में आ रहा है आंख से। कभी हो सकता है क्या कि जो इंद्रियों से अग्राह्य हो वो कभी ग्राह्य हो सकता है? नहीं हो सकता है। और परमाणु कभी भी इंद्रियों से, किसी की इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, इसलिए परमाणु को आप ग्राह्य नहीं कह सकते, वो अग्राह्य है। अग्राह्य कभी ग्राह्य नहीं हो सकता। इस कारण से यहां पर आप यह दृष्टांत नहीं दे सकते, आपका दृष्टांत ठीक नहीं है। इस प्रकार से महर्षि ने आक्षेप का समाधान दिया। इसको हम आगे और देखेंगे। आज की कक्षा कहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।